प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं गोविंद सर। आज हम मैथिली शरणगुप्त के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। मैथिली शरणगुप्त हिंदी साहित्य के ऐसे कवि हैं जिनसे हर परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न लगातार पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं कि मैथिली शरणगुप्त कौन थे। मैथिली शरणगुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव झांसी में हुआ था। झांसी जिले के चिरगांव, इनके गांव का नाम क्या था? चिरगांव। और वहीं इनकी मृत्यु की बात अगर करें तो 12 दिसंबर 1964 को इनका गोलोकवास हुआ। इनकी माता का नाम काशीबाई गुप्त तथा पिता रामचरण गुप्त। इनके अनुज यानी भाई सियाराम शरणगुप्त थे, ये भी कवि थे। मैथिली शरणगुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवियों में से आते हैं। मैथिली शरणगुप्त ऐसे कवि हैं जिन्हें पहली बार राष्ट्र कवि का सम्मान महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। इनके काव्य गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। पहले गुप्त जी ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे, किंतु द्विवेदी जी के प्रभाव में आने से एक खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे। मैथिली शरणगुप्त की बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जो दिल को छू जाती हैं, जैसे भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया इत्यादि ऐसी रचनाएं हैं जिनमें देश प्रेम और स्त्रियों के बारे में ज़्यादा चर्चा की है, खासकर उपेक्षित स्त्रियों के बारे में। मैथिली शरणगुप्त की रचनाओं को यदि हम ध्यान से देखें तो इनकी रचनाओं को हम 2 से 3 कोटियों में हम बांट सकते हैं। आप देखेंगे इनका पहली पुस्तक इनकी रंग में भंग 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रंग में भंग ये पहली पुस्तक है। ये बार बार पूछा जाता है कि गुप्त जी की पहली रचना क्या है, तो गुप्त जी की पहली रचना है रंग में भंग। उसके बाद तो इनकी रचनाओं की झड़ी सी लग गई। जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, साकेत, द्वापर, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया, काबा और करबला, नहुस, सिद्धराज, किसान, सैरंध्री, हिडिंबा, झंकार, पृथ्वीपुत्र, बैतालिक, केसों की कथा, स्वदेश संगीत, विकट भट्ट, स्वर्ग सहोदर और हिंदू। मैथिली शरणगुप्त नाटक के क्षेत्र में भी काम किए। इनके नाटक 2 कोटि में है, मौलिक नाटक और अनुदित नाटक। मैथिली शरणगुप्त के मौलिक नाटक अनघ, तिलोत्तमा और चंद्रहास है, जबकि इन्होंने भास के 4 नाटकों का अनुवाद भी किया, स्वप्नवासो दत्ता, प्रतिमा, अभिषेक और अभिमारक। बात गुप्त जी की काव्यगत विशेषताओं की जब हम करेंगे तो गुप्त जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की झलक सर्वाधिक मिलती है। राष्ट्रीयता से ओतप्रोत गुप्त जी की 2 रचनाएं भारत भारती और स्वदेश संगीत हैं, जिसमें राष्ट्रीयता की झलक देखने को मिलती है। भारत भारती और स्वदेश संगीत। कहा जाता है कि भारत भारती नायक नायिका विहीन महाकाव्य है। नायक नायिका विहीन महाकाव्य। इस महाकाव्य में न तो कोई नायक है न तो कोई नायिका है। इसमें इस रचना के माध्यम से गुप्त जी युवाओं को देश प्रेम से जोड़ने का काम किए, जिससे प्रसन्न होकर के महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि गुप्त जी को राष्ट्र कवि का सम्मान किसने दिया, तो गुप्त जी को राष्ट्र कवि का सम्मान महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। गुप्त जी 1952 से 1964 तक
राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1952 से 1964 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे। 1954 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान भी दिया गया। 1954 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान भी दिया गया। तो पहली विशेषता इनकी रचनाओं की कि राष्ट्रीयता तथा गांधीवाद से ओतप्रोत रचनाएं। गुप्त जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता और गुप्त जी का जो दर्शन था वो गांधीवादी दर्शन था। नारी मात्र को विशेष महत्व, इनकी रचनाओं में नारियों को विशेष महत्व दिया गया, जैसे साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि ऐसी रचनाएं हैं। सैरंध्री, जिसमें नारियों को विशेष महत्व दिया गया। कैसी नारियां? उपेक्षित नारियों को विशेष महत्व दिया गया, उपेक्षित नारियों को। जैसे आप देखेंगे साकेत महाकाव्य जो लिखा गया, यह 12 सर्गों में लिखा गया महाकाव्य है साकेत। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक लेख आया था, उस लेख का नाम था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, उर्मिला विषयक उदासीनता। इस लेख से प्रभावित होकर के गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना की। और साकेत में साकेत के नायक और नायिका की जब बात होगी तो इसके नायक राम और सीता न होकर के लक्ष्मण और उर्मिला हैं। कौन है? लक्ष्मण और उर्मिला। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये बार बार पूछा जाता है कि साकेत के नायक कौन है, तो साकेत के नायक लक्ष्मण और उर्मिला हैं, न कि राम और सीता। अब उर्मिला की ऊपर जब लक्ष्मण राम के साथ बन गए, उर्मिला के ऊपर क्या बीता, इसका मार्मिक वर्णन आप देखेंगे 9वें सर्ग में देखने को मिलता है। इसका 9वां सर्ग बड़ा ही मार्मिक सर्ग माना जाता है। इसमें राम के राज्याभिषेक से लेकर के लक्ष्मण के अयोध्या, राम और लक्ष्मण से परिवार अयोध्या आने की कथा इसमें दर्शाई गई है, लेकिन ज़्यादातर ध्यान उनका राम कथा पे न होकर के लक्ष्मण और उर्मिला की कथा पर ही रहा है। अब आप देखेंगे यशोधरा, बुद्ध की प्रत्यक्षता यशोधरा की कथा इसमें है। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए यशोधरा और एक छोटे से बच्चे को छोड़ करके ये घर से निकल जाते हैं बुद्ध। इसमें एक बड़ा ही मार्मिक व्याख्यान आया है, सिद्ध हेतु स्वामी गए का अचरज की बात, सिद्ध हेतु स्वामी गए का अचरज की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा आघात। भगवान बुद्ध के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न सूचक चिन्ह इस खंड काव्य के माध्यम से लगाया गया है कि यदि आपको सिद्ध के लिए जाना ही था तो आप जाते, हम आपको रोकते नहीं। लेकिन बड़ा दुख की बात यह है कि आप चोरी चले गए। इसी में गुप्त जी लिखते हैं कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इसी की अगली पंक्ति है, माँ कह एक कहानी। जब वह बच्चा बड़ा होता है तो अपनी माँ से, राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहानी सुनता है कि माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी। अब आप देखेंगे अगली रचना इनकी जो आई थी विष्णुप्रिया। ये विष्णुप्रिया कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया हैं। उनके ऊपर लिखा गया एक खंड काव्य है। इसमें लिखते हैं गुप्त जी कि नारी निकले तो अस्थि है, नर यति कहा कि चल निकले। कि यदि स्त्री घर छोड़ करके जाए तो उसके ऊपर तमाम कलंक लगते हैं।
और यदि पुरुष घर छोड़ करके निकले तो नर यति कहाकर चल निकले। यति मतलब साधु, सन्यासी। अगर नर यानी पुरुष अगर घर छोड़े तो वो सन्यासी कहलाता है। तो ये गुप्त जी के काव्यों में देखने को मिलेगा कि नारी विषयक चेतना इनके काव्यों में सर्वाधिक मिलती है। गुप्त जी के काव्य की तीसरी विशेषता है प्रबंध और मुक्तक दोनों में रचना करना। गुप्त जी प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों में रचना करते हैं। गुप्त जी के कुल 2 महाकाव्य तथा 19 खंड काव्य ये लिखते हैं। और प्रबंध काव्य के यही दोनों भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। गुप्त जी कुल 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्य। ये 2 महाकाव्य कौन है? साकेत और भारत भारती। भारत भारती 1912 ईस्वी में लिखा गया और साकेत 1931 ईस्वी में लिखा गया। ये 2 महाकाव्य हैं। बाकी जयद्रथवध, रंग में भंग, पंचवटी, द्वापर, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया, किसान, ये सब खंड काव्य हैं इनके। गुप्त जी के काव्य को अगर देखा जाए तो एक प्रश्न पूछता है कि द्विवेदी युग में प्रबंध काव्य की परंपरा को जीवित रखने का श्रेय किसको जाता है? तो द्विवेदी युग में प्रबंध काव्य की परंपरा को जीवित रखने का श्रेय मैथिली शरण गुप्त को जाता है। ये प्रबंधकार थे। आइए देखते हैं कि गुप्त जी के काव्य की अगली विशेषता क्या है। तो गुप्त जी के काव्य की अगली विशेषता है हरिगीतिका छंद का सर्वाधिक प्रयोग। गुप्त जी अपने काव्य में हरिगीतिका छंद का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। ये 28 मात्राओं का छंद है जिसमें 16 और 12 पे यति होती है। तो गुप्त जी को हरिगीतिका छंद का बादशाह भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया है कि किसे हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा गया है? तो मैथिली शरण गुप्त को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। इनकी काव्य की अगली विशेषता है देश के गौरवमय अतीत का वर्णन। गुप्त जी देश के गौरवमय अतीत के का ऐतिहासिक वर्णन बड़े ही मार्मिक ढंग से करते हैं। अब बात ये आती है कि गुप्त जी से जो प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, उस पर एक बार हम लोग निगाह डालते हैं। कभी कभी यहाँ से कुछ पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं। जैसे स्वदेश संगीत की एक पंक्ति है, भूलोक का गौरव प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल कहाँ। फिर आप देखेंगे भारत भारती की पंक्ति, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। तो ये सारी पंक्तियां बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। यदि पूछा जाए कि गुप्त जी के किस ग्रंथ में प्रकृति चित्रण, इनकी अगली विशेषता है कि प्रकृति चित्रण भी इनकी रचनाओं में मिलता है। तो गुप्त जी की पंचवटी रचना जो है इसमें प्रकृति चित्रण भी देखने को मिलता है। आप देखेंगे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछा रही थी अवनी और अंबर तल में, जैसी पंक्तियां जो है पंचवटी काव्य के अंतर्गत लिखी गई हैं। तो ये थी गुप्त जी की रचनाएं। खासकर इनका जन्म स्थान आप लोग जरूर याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? तो मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त के कुल कितने महाकाव्य हैं? तो इनके 2 महाकाव्य हैं और 19 खंड काव्य हैं। साकेत की नायक और नायिका कौन है? तो साकेत की नायक और नायिका लक्ष्मण और उर्मिला हैं। साकेत का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो साकेत का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग 9वां सर्ग है, जिसमें उर्मिला की विरह व्यथा को दिखाया गया है।
यशोधरा किसके ऊपर लिखा गया? तो बताइएगा कि बुद्ध की प्रत्यक्ता पत्नी यशोधरा हैं, जिसके ऊपर गुप्त जी एक मार्मिक काव्य की रचना करते हैं। और जय भारत, नहुस, किसान, झंकार, इनकी जो झंकार रचना है इसमें आप देखेंगे रहस्यवाद का भी कुछ झलक देखने को मिलता है। झंकार में छायावादी रचनाएं, यदि पूछा जाए कि गुप्त जी के किस काव्य संग्रह में छायावाद की झलक मिलती है तो झंकार में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से गुप्त जी की रचनाएं हैं, जहां से एक दो रचनाएं बराबर पूछ ली जाती हैं। तो हम सोचे कि गुप्त जी पे एक वीडियो बनाएं, जिससे टेट, सुपर टेट और टीजीटी में काफ़ी सहायता मिलेगी। मैथिली शरण गुप्त, यदि पूछे कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि का सम्मान किसने दिया, तो मैं बता चुका हूं कि राष्ट्रकवि का सम्मान कौन दिया? महात्मा गांधी जी दिए। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस महाकवि को दद्दा नाम से बुलाया जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को लोग प्रेम से क्या कहते थे? दद्दा। मैथिली शरण गुप्त मधुप नाम से भी रचना करते थे। किस नाम से? मधुप नाम से रचना करते थे। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाएं किस पत्रिका में निकलती थी? तो कलकत्ता से एक पत्रिका निकलती थी, वैश्योपकारक पत्रिका। तो गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं किस पत्रिका में निकलती थी? वैश्योपकारक पत्रिका में निकलती थी। तो प्रिय छात्रों, आज का ये बहुत ही शार्ट वीडियो, इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं किए हैं, क्योंकि गुप्त जी को अगर पढ़ना है तो 4 घंटे में भी हम नहीं पढ़ा सकते हैं। तो हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम जो है प्रकाश डाल दिए हैं, और टेट, सुपर टेट और टीजीटी में इससे बाहर कभी कोई प्रश्न आता नहीं है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।